हेलो बच्चों, मेरा नाम है मीनू स्वामी मैम और आज आप मेरे साथ पढ़ोगे 9th क्लास का साइंस का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी एंड पावर आल्सो। सो स्टार्ट करते हैं वर्क से कि व्हाट इज वर्क। तो वर्क क्या होता है, जैसे आपको डेली होमवर्क मिल रहा है, आजकल एग्जाम चल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, पूरा दिन क्लास वर्क, होमवर्क और बहुत सारा काम करते हो, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, बट अकॉर्डिंग टू साइंस दिस इज नॉट द वर्क। साइंस में ये काम होता ही नहीं है, मतलब इसको कुछ भी नहीं समझा जाता, समझ रहे हो आप। तो अब साइंस में समझते हैं कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है। तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, फोर्स आप पढ़ चुके हो लास्ट चैप्टर में, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, दैट इज कॉल्ड वर्क। सो इसकी डिफाइन क्या है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज कॉल्ड अ वर्क डन, तब इसे बोला जाता है वर्क डन। तो वर्क को किससे डिनोट करते हैं, वर्क इज डिनोटेड बाय W and force is denoted by F and S is your displacement. So work done is equal to force multiply by displacement. अगर आपको पूरी इतनी लंबी डिफाइन नहीं याद होती, आप सिंपल सा एक छोटा सा डिफाइन याद कर सकते हैं। W means work, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गई वर्क की डिफाइन। अब इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में जो वर्क की डिफाइन होती है वो होती है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, ये अभी कॉस थीटा साइन थीटा आप 10th में पढ़ोगे, अभी आपके लिए नई टर्म है। बस एक चीज याद रखना कि कॉस 0 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1, कॉस 90 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है, सो कॉस 180 की वैल्यू होती है आपके लिए -1। अब ये वैल्यूज मैम क्यों बता रहे हो, जब हमने ये 10th में पढ़ना है, ये इसलिए बता रही हूँ बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपका जो वर्क है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप के वर्क में। एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क और एक होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क सबसे पहले समझते हैं। जीरो वर्क देखो, ये वॉल है, मैं इसको बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, अपनी तरफ से बहुत सारा फोर्स लगाया, पर क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अगर नहीं हो रही इसका मतलब वर्क डन क्या हुआ, 0। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रही, या फिर एक और एग्जांपल देते हैं कि मान के चलो कि मैंने कोई कुली है, उसने सामान उठाया, ठीक है, या कुली सामान ऊपर सर पे रख के लेके जा रहा है। जब वो सामान को सर पे रख रहा है, कोई भी लगेज है उसको उसने अपने हेड पे कैरी किया हुआ है, तो देखो लगेज पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लगेज पे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो थीटा बनेगा वो इसके साथ क्या बनेगा, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री में क्या होती है कॉस की वैल्यू 0, यानी कि एफ एस कॉस थीटा अगर आप लगाएंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब वर्क डन कितना हुआ, 0, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड जीरो वर्क। और आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपने किसी चीज पे फोर्स लगाया और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, तो भी आप उसे क्या क्या कह सकते हो, जीरो वर्क। अब आता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क आप स्प्रिंग के केस में दे सकते हो। बच्चों की वो टॉय कार आती है, आपने देखा होगा, उस टॉय कार को आप ऐसे करके पीछे की तरफ पुल कर रहे हो, मतलब आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, और जो कार है आपने ऐसे पुल किया उसको, और जब वो आप उसको रिलीज करोगे, छोड़ोगे, तो वो कार आगे की तरफ मूव होगी। इसका मतलब आप उस टाइम पे वहां पर क्या कर रहे हो, नेगेटिव वर्क लगा रहे हो। और उसके सो नेगेटिव वर्क के अकॉर्डिंग देखो, आपकी जो टॉय कार है आपने उसको पुश किया इस डायरेक्शन में, और जो कार है या स्प्रिंग है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ वो कितना हुआ, 180 डिग्री। और अभी आपने पढ़ा कि cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि एफ एस cos 180 डिग्री, तो F इंटू एस, और 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी कि ये क्या हुआ, नेगेटिव वर्क। क्या हुआ, ये नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क सेम वही जो आप ज्यादातर हर केस में करते हो, कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। आप चलते चलते पैरों से किसी चीज को ऐसे करके ठोकर लगाई आपने, मतलब पैरों से किसी चीज को पुश किया, आपने जिस डायरेक्शन में पुश किया उसी उसी डायरेक्शन में वो चीज मूव कर रही है, इसका मतलब पॉजिटिव वर्क। इन दिस केस उन दोनों के जो बीच का एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री। स्टॉप करिए। अब चलो इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं।
ये आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वर्ड आपको बहुत ध्यान से नोटिस करना है बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि आपके पास जो वर्क डन है वो कैसा हुआ, पॉजिटिव। व्हाट इज द वर्क इन दिस केस? सो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, और वर्क डन इज इक्वल टू एफ क्या होता है, न्यूटन में फोर्स है आपका, तो फोर्स आपको दिया हुआ है 7 न्यूटन, और एस क्या है होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 8 मीटर, तो वर्क डन आपके पास हो गया 7 8 56 न्यूटन मीटर। अब बेटा जो ये न्यूटन मीटर है, इसकी जगह पे आप इसकी यूनिट यूज करोगे, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, वर्क डन की यूनिट होती है क्या, जूल, और आपके एग्जाम में डिफाइन करना आता है 1 जूल। अब 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो आप सबको पता है कि वर्क जो होता है, वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो अगर आप इसको लेते हैं 1 जूल में, तो ये होगा 1 न्यूटन, और ये होगा क्या, 1 मीटर। तो आप कह सकते हो व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स टू द 1 मीटर, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये आपका हुआ वर्क का टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। स्टॉप कर दो। सो वर्क और एनर्जी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर वर्क होगा तो एनर्जी, और एनर्जी है तो वर्क। तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन को वर्क डन लिखते हैं, फोर्स क्या था हमने पहले पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस। उसके बाद आपने ना बहुत सारे 3 फॉर्मूले पढ़े थे मोशन वाले चैप्टर में, एक उनमें से एक फॉर्मूला था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक ये फॉर्मूला पढ़ा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, a और s की वैल्यू निकाल सकते हो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या होता है, as। तो इसी की वैल्यू as की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, w इज इक्वल टू m, और ये जो as है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। तो आप इसको अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हाफ m वी स्क्वायर माइनस, और क्योंकि इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, हाफ m u स्क्वायर। तो u एंड v आप सबको पता है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, एंड इन द मोस्ट ऑफ द केसेस u जो होता है वो क्या होता है, 0। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट देन द वैल्यू ऑफ u इज 0। तो इसका मतलब जो आपके पास वर्क का फॉर्मूला आएगा, वर्क मीन्स एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव कर सकते हो। अब इसे बहुत सारे अलग अलग न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम देखते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। सो एनर्जी क्या होता है, देखो बेटा अगर आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, और अगर आप एनर्जी लगा रहे हो तो काम, यानी कि एक दूसरे के दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इफ यू हैव द कैपेसिटी टू डू वर्क देन यू आर डूइंग द एनर्जी, यू आर यूजिंग द एनर्जी। और अगर आपके पास एनर्जी है तो काम कर सकते हो, और काम कर रहे हो तो इसका मतलब एनर्जी यूज कर रहे हो। तो आप क्या कहोगे, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब जो वर्क की यूनिट थी जूल, वही सेम यूनिट है आपकी एनर्जी की। एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। बस एक बिगर यूनिट याद रखनी है आपने कि 1 किलो जूल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 जूल के इक्वल होता है। तो ये हो गया आपके पास एनर्जी के बारे में। अब आपने एनर्जी पढ़ी है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द प्राइमरी एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन। सन हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट हमारे पास बहुत सारे टाइप की ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ठीक है। और अभी आप इस चैप्टर में 2-3 एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली एनर्जी आपने पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, काइनेटिक मतलब मोशन, काइनेटिक को ऐसे याद रखना, मोशन। तो आपने वो वर्ड याद रखना है, मोशन। तो द एनर्जी पॉजेस बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है किसकी वजह से, बाय ड्यू टू इट्स मोशन। जो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है हाफ mv स्क्वायर। तो इसकी ना डेरिवेशन आती है,
हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड। तो चलते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट से। हमने पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। अभी आपने तो एक न्यूमेरिकल है बेटा, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 500 kg। सो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, मास दिया हुआ है आपको 1500 kg, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आपको यूनिट को इक्वल करना है। जब भी आप किसी भी टाइप का फिजिक्स में न्यूमेरिकल करोगे तो सबसे पहले इक्वल करोगे यूनिट्स को। कैसे इक्वल करना है, द वेलोसिटी शुड बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए देखो आप क्या करोगे, 60 मल्टीप्लाई किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। सो 0 से 0 कैंसिल, ये 5 और ये वाला 18। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, किससे कैंसिल करेंगे, 6 10 जा और 6 3 जा, सो 50/3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आप इसे भी सॉल्व करोगे, 30 मल्टीप्लाई 1000 बाय 3600, इसे सॉल्व करोगे दिस इज 25/3 मीटर पर सेकेंड। सो दोनों वेलोसिटीज को आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मीटर पर सेकेंड में। अब क्वेश्चन में पूछा है वर्क टू बी डन, क्वेश्चन में पूछा बेटा वर्क डन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वर्क डन पूछा है तो आप बोलोगे कि मैम वर्क डन तो होता था F/S। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो जब आपसे वर्क डन पूछा जाए इसका मतलब आप एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अभी जैसे आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी का, चलो तो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड करोगे इनिशियल वाली, हाफ एम यू स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ एम की वैल्यू 1500 और यू की वैल्यू 25/3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 15625 जूल बाय 3 जूल। उसके बाद आप फाइनल निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ 1500 इंटू 50/3 का स्क्वायर 62500 अपॉन में 3। सो वर्क निकालना है आपको, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। सो आप क्या करोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15625 जूल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया तो आप ये वाला न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हो, और मुझे इसका आंसर आप कमेंट में लिख के देना क्या आंसर होगा। 20 kg मास है, अगेन आपके पास मास दिया हुआ है 20 kg, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 5 to 2, तो u इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड v इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो आपको अच्छी बात यह है कि इसको कल किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया था, यहाँ आपको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली u और v की वैल्यू दी हुई है, एक बार इनिशियल निकालो, एक बार फाइनल निकालो, फिर फाइनल माइनस इनिशियल करो, और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। So our next topic is potential energy. So क्या होता है बेटा potential energy? Everything has its own energy. हर किसी में अपनी एक एनर्जी होती है जो आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा एक फैन है अभी रुका हुआ है, मतलब उसके अंदर क्या है, अभी वो एक जगह पर है, वहां पर उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो एनर्जी जैसे आपने स्विच ऑन किया वो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देती है। ऐसे ही एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर अभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, आपने उसको स्ट्रेच किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट में अपनी पोटेंशियल एनर्जी, एक एनर्जी होती है विच इज ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो इसकी डिफाइन बिल्कुल सिमिलर है काइनेटिक एनर्जी की तरह। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बस आपने एक वर्ड ध्यान रखना है, पोजीशन है पी फॉर पोटेंशियल, पी फॉर पोजीशन, इसका मतलब वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझते हैं। देखो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है अभी वो यहाँ पर है, उसको एक सर्टेन हाइट्स तक रेज किया जाता है, तो हाइट है तो मतलब यहाँ पर h होगा। अब हमारे पास तो वर्क डन होता है, हमने पढ़ा है कि वर्क डन हो
वर्क डन का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है। तो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है F इंटू एस। अब यहाँ एस तो नहीं है क्योंकि डिस्प्लेस नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या है, हम ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा के एक हाइट तक लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर एफ की जगह पे, एस की जगह पे क्या बन गया, एच। अब हमारे पास जो ये बचा फोर्स, अब फोर्स क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है और आपने पढ़ा है कि फोर्स एक वेट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, तो फोर्स क्या होता है, वेट होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, m इंटू ए होता है फोर्स, और यहाँ पर वेट के लिए क्या बन जाएगा, m इंटू जी, क्योंकि यहाँ पर जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो so the finally the formula of potential energy is mgh, जैसे वो होता है ना mdh, तो ऐसे ही आपने याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से, mdh मसाले, इसका मतलब mgh, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब m क्या होता है, मास, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h होता है आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट, कितनी हाइट तक आप उसको रेज कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और कि जो पोटेंशियल एनर्जी इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप उसको ऐसे डायरेक्टली लेके जाओ, ऐसे घुमा फिरा के लेके जाओ, वो सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है, इसकी हाइट पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर इसकी हाइट क्या है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, गॉट इट। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी पे दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, फटाफट देखो। फाइंड द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। तो m दिया हुआ है आपको 10 kg, ठीक है, एम आपको दिया हुआ है 10 kg व्हेन एंड हाइट ऑफ 6 मीटर। सो यहाँ पे h आपको गिवन है 6 मीटर, और g किसी मोस्टली केस में आपको पता है कि g की वैल्यू क्या होती है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में अलग से मेंशन हो कि 10 लेना है तभी g की वैल्यू 10 लेनी है, तो यहाँ पर आप g की वैल्यू लोगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना g की यूनिट होती है कितनी, g की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फॉर्मूला लगाओगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो व्हाट इज m, 10, g क्या है आपके पास 9.8 और इसकी वैल्यू क्या है 6। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 588 जूल। सो पोटेंशियल एनर्जी इज 588 जूल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है मास जिसका दिया हुआ है 12 kg, तो पता चल गया भाई मास है 12 kg, सर्टेन हाइट ऑफ अबव द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर बेटा आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 480 जूल, तो आपको g की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो क्या, सो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा अभी आप पढ़ चुके हो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, सिर्फ क्या होती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कुछ कुछ सिमिलर ऐसा लॉ है जैसा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था विच यू हैव रेड इन द सेकेंड चैप्टर। सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एक चीज आती है, जैसे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, डैम है, डैम में से पानी बाहर गिरता है, तो पहले आप डैम में क्या कर रहे हो, वाटर को स्टोर कर रहे हो, इसका मतलब वहां पर क्या है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे आप डैम में से पानी छोड़ते हो तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो वहां पर जो वर्क हो रहा है दैट इज मैकेनिकल वर्क, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास बेटा, हाफ mv स्क्वायर प्लस m इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपकी बुक का, दैट इज पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। भाई काम तो आपने पढ़ लिया, एनर्जी आपने पढ़ ली, लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि दो पर्सन है, कौन ज्यादा काम कर रहा है कौन कम काम कर रहा है, तो वो हम कैसे जज करेंगे, दैट इज ड्यू टू द पावर। अब पावर कैसे डिसाइड होगी, भाई एनर्जी दोनों ही यूज कर रहे हैं, सो पावर इज डिसाइड बाय, वर्क दोनों का हो रहा है, पावर इज डिसाइड बाय टाइम। तो सो पावर इज द वर्क अपॉन में टाइम, और आप इसे ये भी कह सकते हैं कि दिस इज एनर्जी बाय टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम या फिर वर्क अपॉन में टाइम। अब पावर की जो यूनिट होती है, आप अपने घर में देखो बल्ब लेके आते थे पहले के टाइम पे, आजकल तो एम्पियर में आती है एलईडी,
बट पहले जो बल्ब आते थे ना वो वॉट में आते थे। आपके घर के जितने भी अप्लायंसेस होंगे ना जो नीचे 3 प्लग वाले होते हैं, आप उनमें चेक करना पीछे उसके जहाँ पे उसकी पूरी जन्म कुंडली लिखी होती है वहां पर उसकी पावर भी लिखी होती है कि कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो पावर की यूनिट जो होती है वो बेटा वॉट होती है। ठीक है, पावर की यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। अब आपके पास डिफाइन करने के लिए आता है 1 वॉट को। देखो 1 वॉट, ये वॉट हो गया। एनर्जी या वर्क की यूनिट होती है 1 जूल और इसकी यूनिट होती है टाइम की 1 सेकेंड। तो आपने भी पढ़ा वर्क डन, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आप ये कह सकते हो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। आप क्या कह सकते हो, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इट इज कॉल्ड टू बी 1 वॉट। 1 वॉट वर्क तब होता है, 1 वॉट पावर तब कंज्यूम होती है जब 1 जूल वर्क करते हैं हम किसमें, 1 सेकेंड में। तो ये हो गई आपकी वर्क डिफाइन। अब इसी में थोड़ी सी बड़ी यूनिट आती है क्योंकि वॉट जो है बहुत स्मॉलर यूनिट है, थोड़ी सी बड़ी यूनिट आ गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, किलो वॉट। इसके बाद एक टॉपिक है जिसमें इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। किलो वॉट अगर बोलेंगे तो दैट इज पावर, लेकिन आपके घर में जो बिजली का बिल आता है बेटा, आप बिजली का बिल भरते हो तो उसमें अब कभी आपने बड़ों को कहते हुए सुना हो, नहीं सुना तो आज आप एक काम करना, बिजली का बिल देखना, उसमें यूनिट लिखा होगा कि आपके घर में 200 यूनिट आती है, 400 यूनिट का बिल आ रहा है। अब वो बिल आपको पे कैसे करना है, एक्चुअली जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो भाई हम एनर्जी यूज कर रहे हैं तो हम हमारे जो अप्लायंसेस है वो क्या कर रहे हैं, उससे पावर कंज्यूम कर रहे हैं। अब हमें क्या देना पड़ेगा, अब बिल का जो खर्च देना है हमने वो कैसे देना है, वो हम यूज करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो बेटा पावर क्या था हमारे पास, एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, पावर क्या था हमारे पास, एनर्जी बाय टाइम। और अगर हम घर पे कोई बिजली की चीजें यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एनर्जी। ठीक है, अब देखो पावर को अगर हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 1 किलो वॉट। ठीक है, और टाइम को अगर करते हैं तो क्या होता है, 1 आवर। तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी होगा। अब अगर हम 1 किलो वॉट आवर को कन्वर्ट करते हैं तो देखो क्या होता है, 1 किलो वॉट में कितने होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो इसका मतलब 1 किलो वॉट आवर, जिसको हम बोलते हैं लेटर 1 यूनिट, उस वो किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी 1 यूनिट को अगर आप जूल में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 किलो वॉट आवर एंड जूल। ठीक है, ये दोनों ही एनर्जी की यूनिट है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। सो दिस एंड्स योर चैप्टर। ये मैंने आपको चैप्टर का पूरा निचोड़ आपको बता दिया है, शॉर्ट फॉर्म में कोशिश की है समझाने की और अच्छे से कोशिश की है। अब आपने बेटा इसकी रिवीजन करनी है, 2-3 टाइम्स आप देखेंगे, लर्न करेंगे और कोशिश करना कि चैप्टर के न्यूमेरिकल साथ साथ हर टॉपिक पे करते रहो। ठीक है, होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ ये वीडियोस अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कोशिश करिए इसको बार बार रिपीट करके और इस चैप्टर को कवर करने की। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक से, किस चैप्टर से चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।